दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए लोक प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। इसमें हम लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स। दोस्तों पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व क्या है? तो उत्तर है प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन का बुनियादी और आवश्यक तत्व है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में क्या शामिल नहीं है? तो उत्तर है स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के 3 प्रकार के अवरोधों में तकनीकी अवरोध शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, स्टीफन पी रॉबिन्स ने संप्रेषण के 3 प्रकार के अवरोधों की चर्चा की है, जिसमें क्या शामिल हैं? तो याद रखिएगा, रॉबिन्स ने संप्रेषण के जिन 3 प्रकार के अवरोधों की चर्चा की है, इसमें शारीरिक अवरोध, व्यक्तिगत अवरोध और भाषा संबंधी अवरोध शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र नियामक आयोग अद्वितीय नवाचार है कहाँ का? तो उत्तर है यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स की प्रशासनिक प्रणाली में स्वतंत्र नियामकीय आयोग एक अद्वितीय नवाचार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चयन की प्रक्रिया यानी सिलेक्शन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम क्या है? तो ये है भर्ती यानी रिक्रूटमेंट। दोस्तों चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम है भर्ती। अगला प्रश्न है, कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जो है वो नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करके उन्हें उस योग्य यानी सिविल सेवाओं के योग्य बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा माना जाता है? तो याद रखिएगा, वरिष्ठता यानी सीनियरिटी का जो सिद्धांत है ये पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत है। अगला प्रश्न दोस्तों एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप देख लीजिए, किसने कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है? तो महत्वपूर्ण विचारक हैं लोक प्रशासन के शुरुआती विचारक एल.डी. व्हाइट। दोस्तों एल.डी. व्हाइट का कहना है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। अगला प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को 3 तत्वों संगठनात्मक सिद्धांत, इकाइयों का विभिन्नीकरण और क्षमता का वितरण में किसने विभाजित किया है? तो उत्तर है वाल्टज ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों से कार्रवाई का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग। दोस्तों डिसीजन मेकिंग एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों या विभिन्न विकल्पों में से एक विकल्प चुनने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है? तो उत्तर है पद सोपान। पद सोपान या हायरार्की दोस्तों ये मूने के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह विभाग जो एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उत्तर है सरकारी विभाग। आप देख लीजिए दोस्तों, वे विभाग जो एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहते हैं उनको सरकारी विभाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है पदोन्नति प्रणाली यानी प्रमोशन सिस्टम। दोस्तों आंतरिक रूप से या विभाग के अंदर से ही निचले पदों पे स्थित व्यक्तियों को प्रमोशन के द्वारा जो भर्ती की जाती है उसको जो है भर्ती प्रक्रिया को पदोन्नति प्रणाली कहा जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो सही उत्तर है प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण। दोस्तों प्रशिक्षण जो है एक तो सेवा काल के दौरान भी दिया जाता है, लेकिन सेवा के प्रकृति और प्रकार के आधार पर सेवा में प्रवेश करने से पहले भी इच्छुक लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसको प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है किस रूप में? तो मनोबल के रूप में दोस्तों सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को संदर्भित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? तो उत्तर है हरमन फाइनर। हरमन फाइनर ने लोक सेवा को परिभाषित करते हुए कहा है कि ये अस्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों का पेशेवर निकाय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार का परीक्षण मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों द्वारा संदेह के साथ देखा जाता है? तो मौखिक परीक्षा। दोस्तों वाइवा या मौखिक परीक्षा जिसको इंटरव्यू कहा जाता है, ये मुख्य रूप से प्रकृति में व्यक्तिपरक होता है और अक्सर उम्मीदवारों के द्वारा इसे संदेह के साथ देखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कर्मचारी के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है जो पहले से सेवा में है? तो याद रखिएगा इसे सेवाकालीन प्रशिक्षण कहा जाता है। सेवा में प्रवेश करने से पूर्व जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे सेवा पूर्व प्रशिक्षण, लेकिन कोई कर्मचारी जो है पहले से सेवा में है उसको सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उसकी योग्यता और क्षमता तथा कार्य निष्पादन में वृद्धि हो सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है। तो ये है न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। दोस्तों न्यायिक समीक्षा जो है प्रशासनिक कृत्य या कार्यपालिका आदेशों और अपने दिए गए निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालय की शक्ति है, जिसको न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है कौन सा उपागम? तो याद रखिएगा व्यवहारवादी उपागम ये मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य कौन करता है? तो उत्तर है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। दोस्तों प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य का निर्धारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है चार्ल्स मैरियम ने। दोस्तों चार्ल्स मैरियम ने शिकागो स्कूल की स्थापना की थी और इसी स्कूल ने व्यवहारवादी आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका तैयार की थी। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है? तो ये है पदोन्नति। पदोन्नति या प्रमोशन दोस्तों जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक मनोबल और प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है और ये व्यक्तियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है। पदोन्नति से न केवल व्यक्ति का पद बढ़ता है बल्कि उसके वेतनमान में भी वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया था? तो उत्तर है एलेक्स एफ ऑसबर्न। एक विचारक हैं एलेक्स एफ ऑसबर्न ने दोस्तों निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया था। अगला प्रश्न है, लोक निगम का उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो उत्तर है संसद के प्रति। और देखिए भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? तो भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए 3 चरणों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप जान लीजिए कि लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। और आप जानिए कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 1887 यानी याद रखिएगा 1887 में हुआ था। और वुडरो विल्सन जो उस समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक थे, ये लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं।
इन्होंने अपने लेख प्रशासन का अध्ययन यानी द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बताया। और वुड्रो विल्सन ने एक तो लोक प्रशासन के अलग विषय के रूप में इसकी स्थापना की और दूसरे वे राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण में विश्वास करते हैं। और वुड्रो विल्सन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो याद रखिएगा, लोक प्रशासन का जनक या पितामह वुड्रो विल्सन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है नियुक्ति अधिकारी स्वयं अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है किसके अंतर्गत? तो याद रखिएगा, नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली के अंतर्गत नियुक्ति अधिकारी स्वयं अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है, इसका अर्थ क्या है? तो ब्यूरो का अर्थ दोस्तों मेज या लिखने की डेस्क या मेज से इसका अर्थ लिया जाता है, आप जान लीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जानिए कि ये जो ब्यूरो शब्द है, इस शब्द का ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी विचारक विंसेंट डी गोर्ने के द्वारा किया गया था। और नौकरशाही का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन सबसे पहले मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रबंधन की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं होता है? तो ये है क्लोज्ड सिस्टम या बंद प्रणाली, ये पर्यावरण के साथ कोई संबंध नहीं होता है इसका। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध और नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें रणनीति, संरचना, समर्थन और व्यवस्था में से क्या शामिल नहीं है? तो उत्तर है समर्थन वाटसन के 7S संगठनात्मक ढांचे में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि ये प्रश्न जो है लोक प्रशासन विषय में कई बार पूछा गया है कि संगठन के सिद्धांतों को मिथक और लोकोक्तियां कहते हुए किसने अस्वीकृत कर दिया है? तो साइमन ने। दोस्तों हर्बर्ट साइमन ने संगठन के सिद्धांतों को मिथक और लोकोक्तियां कहकर इसको अस्वीकृत कर दिया है। और इन्होंने अपनी कृति द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में लिखा है कि प्रत्येक सिद्धांत के लिए हमें उतना ही सत्य प्रतीत होने वाले स्वीकार्य विरोधी सिद्धांत मिल सकता है। सिद्धांत में ये संकेत नहीं मिलता कि कौन सा नियम प्रयुक्त किए जाने के उपयुक्त है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, संगठन के सिद्धांतों को मिथक और लोकोक्तियां यानी मिथ और लोकोक्तियां कहते हुए इसे साइमन ने यानी हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकृत कर दिया है। अगला प्रश्न है, क्षमता निर्माण की पद्धति क्या नहीं है? तो लोचशीलता दोस्तों क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है। और आप जान लीजिए कि क्षमता निर्माण के पद्धतियों में प्रशिक्षण, सुधार और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, ये सभी क्षमता निर्माण की पद्धतियां हैं, लोचशीलता इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सुशासन का संकेतक क्या नहीं है? तो नौकरशाही प्रशासन दोस्तों सुशासन का संकेतक नहीं है। और दोस्तों नौकरशाही जो है आधुनिक शासन प्रणाली की अनिवार्य विशेषता है। कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति और प्रभावी और अनुक्रियाशील प्रशासन सुशासन के आधार हैं। इसमें नौकरशाही प्रशासन सुशासन के संकेतकों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए। ये प्रश्न है कि बाध्यकारिता, सामीप्य, स्वेच्छा और दया में से नागरिक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो उत्तर है दोस्तों महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नागरिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषता स्वेच्छा है। और आधुनिक लोकतांत्रिक तरीके से गठित नागरिक समाज की विशेषता स्वेच्छा है। और जान लीजिए कि ग्रामसी ऐसे विचारक हैं जिन्होंने नागरिक समाज को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया था। इन्होंने अपनी कृति द प्रिजन नोटबुक में आधिपत्य यानी हेजमनी के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिबद्ध नौकरशाही प्रतिबद्ध होती है किसके प्रति? तो उत्तर है दोस्तों प्रतिबद्ध नौकरशाही एक तरह से राज्य के प्रमुख के प्रति, संविधान से और निश्चित विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए कि चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब, तो दोस्तों बर्नार्ड के अनुसार एक औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान के इच्छुक हों।
अगला प्रश्न है न्याय संगत कारण, विधि संगत प्राधिकार, समानुपातिकता और मानवता में से कौन सा जस एड बेलम यानी युद्ध का न्याय संगत विकल्प का सिद्धांत नहीं है? तो याद रखिएगा मानवता। दोस्तों युद्ध का न्याय संगत सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो मानवता नहीं है, क्योंकि न्याय संगत कारण, विधि संगत प्राधिकार और समानुपातिकता ये जस एंड बेलम यानी युद्ध के न्याय संगत विकल्प के सिद्धांत में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्षमता, जवाबदेहिता, जीवटता और अनुक्रियाशीलता में से कौन सी धारणा राज्य का सॉफ्टवेयर मानी जाती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जवाबदेहिता यानी अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों ये राज्य का सॉफ्टवेयर माना जाता है। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रयुक्त प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो एक विचारक हैं ड्वाइट वाल्डो। दोस्तों ड्वाइट वाल्डो ने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों पर प्रमुख प्रबंधन की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 4 रिपोर्टों में जो क्रम है वो क्या है? तो इसमें अपेक्षित व्यवस्थित क्रम है, सूचना का अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दोस्तों, सूचना का अधिकार द्वितीय प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये सूचना का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार में शामिल है। अगला प्रश्न है नीति आयोग किस प्रकार का एजेंसी है? तो नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण है। देखिए दोस्तों लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर करने वाले विचारकों में कौन कौन शामिल हैं? तो देखिए पॉल एच एपिलबी, हर्बर्ट साइमन और सर जोसिया स्टैम्प ये सभी विचारक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य अंतर करने वाले विचारकों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है संगठन में संघर्ष समाधान के लिए मेरी पार्कर फॉलेट ने कौन से मार्ग सुझाए हैं? तो उत्तर है आधिपत्य, समीकरण और एकीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में किसने की है? तो याद रखिएगा मैक्स वेबर ने। दोस्तों मैक्स वेबर ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में किया है। अगला प्रश्न है सबसे पहले प्रबंधन में कामगार की भागीदारी के विचार को किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? तो मेरी पार्कर फॉलेट ने। दोस्तों मेरी पार्कर फॉलेट एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक विचारक हैं। इन्होंने सबसे पहले प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में कामगार वर्ग की भागीदारी के विचार को प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों होथार्न के प्रयोग किस काल के हैं? तो उत्तर है 1920 के दशक के अंत के जो हैं होथार्न के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव या महाद्वीपीय कंटक किसने बताया है? तो एक विचारक हैं थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल ने दोस्तों नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी को महाद्वीपीय उपद्रव बताया है। अगला प्रश्न है रक्षा विभाग, गृह विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय और लोक निर्माण विभाग में सहायक एजेंसी का उदाहरण कौन है? तो याद रखिएगा PWD यानी लोक निर्माण विभाग दोस्तों सहायक एजेंसी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा के लिए भावी भर्ती किए जाने वालों को तैयार किया जाता है? तो ये है प्रशिक्षण का प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण विधि द्वारा दोस्तों लोक सेवा में भावी भर्ती किए जाने वालों को तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन से प्रशासनिक चिंतक कालक्रम में व्यवस्थित हैं? तो मिस MP फॉलेट, बिलोबी, रॉबर्ट डहेल और FW रिक्स ये जो है प्रशासनिक चिंतकों का सही कालानुक्रम है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन में उदारवादी वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं और मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों उदारवादी जो हैं खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं और मार्क्सवादी वर्गीय अधीनता के यंत्र के रूप में आलोचना करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये दोनों ही कथन आपके गलत हैं और इसीलिए ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूत्र और स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है न कि विभागीय क्रियाकलापों की, ये कथन किसका है? तो उत्तर है ये कथन दोस्तों
कुंज एवं ओ डेनेल का है कि सूत्र और स्टाफ सत्ता संबंधों की विशेषता है, न कि विभागीय क्रियाकलापों की। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी विचारधारा ये प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार और पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? तो ये हैं स्तेखानोवाद। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोवियत यूनियन में तकनीकी और राज्य प्रायोजित पहल को उत्पादन की वृद्धि के लिए आवश्यक माना जाता था, और स्तेखानोविच विचारधारा ने दोस्तों उत्पादन की वृद्धि के लिए स्तेखानोवाद विचारधारा ने उत्पादन की वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार और पहल को आवश्यक माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्टिन कापलान, आर्थर ली बर्न, जॉन एच हर्ट्ज और रिचर्ड ई क्वाइंट में से कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो याद रखिएगा, जॉन एच हर्ट्ज दोस्तों ये खेल सिद्धांत या गेम थियरी के प्रवर्तक या समर्थक नहीं हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है? तो ये है सिचुएशनल थियरी। दोस्तों सिचुएशनल थियरी नेतृत्व के बहुआयामी तथ्य को प्रकाशित करता है। नेता अपने अनुयायियों की इच्छाओं को पहचानता है और ऐसी विधियों का पालन करता है जो उन्हें संतुष्ट करता है। तो सिचुएशनल थियरी या परिस्थिति सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि नेतृत्व की कोई सबसे अच्छी स्थितियों में सार्वभौम रूप से लागू नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो F.W. टेलर ने। दोस्तों F.W. टेलर ने अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और इस सिद्धांत के प्रतिपादन का उद्देश्य ये था कि प्रबंधक श्रमिकों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें और उन्हीं कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जिनकी प्रकृति संवेदनशील है और जो संगठन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को व्यापक तौर पर प्रभावी करते हैं। अगला प्रश्न है, नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह किसने वर्णित किया है? तो ये हैं हिवार्ट। दोस्तों प्रदत्त व्यवस्थापन के आधार पर नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों की आलोचना करते हुए लॉर्ड हिवार्ट ने अपनी पुस्तक न्यू डिस्पोटिज्म में नौकरशाही को नवीन निरंकुशता के रूप में या अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तकों का क्रम है। देखिए, सिविल सर्विस, इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, E.N. ग्लैडन। तो ये पुस्तक सिविल सर्विस, इट्स प्रॉब्लम एंड फ्यूचर, ये ग्लैडन की पुस्तक है। नागरिक आधारित प्रशासन, शासन का हृदय, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग से संबंधित है। और एशियन ड्रामा, ये गुन्नार मिर्डल की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता नहीं है? तो देखिए, ये समाज में प्रतियोगिता को प्रेरित नहीं करता है, ये प्रत्यक्ष भर्ती की विशेषता में शामिल नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप देखिए कि प्रत्यक्ष भर्ती लोकतांत्रिक मापदंड के अनुरूप होता है। ये क्षमतावान और योग्य लोगों को आकर्षित करता है और भर्ती के लिए अधिक विस्तृत स्रोत उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न कूटनीति या डिप्लोमेसी के बारे में है। कूटनीति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण है और कूटनीति या डिप्लोमेसी का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ असहमत या गलतफहमी के वास्तविक या संभावित क्षेत्र मौजूद हों, पर यह असहमति ऐसी होनी चाहिए कि वार्ताओं द्वारा दूर की जा सकती हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक प्रशासन के किस विद्वान को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोक प्रशासन का कौन ऐसा विद्वान है जिसको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त हो चुका है? तो उत्तर है हर्बर्ट साइमन को, और ये वर्ष है 1978। याद रखिएगा दोस्तों, हर्बर्ट साइमन को 1978 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि वे अर्थशास्त्री नहीं थे। उनका महत्वपूर्ण जो योगदान है वो प्रबंध विज्ञान या मैनेजमेंट साइंस के क्षेत्र में था। अगला प्रश्न है, विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार किसने दिया है? तो लूथर गुलिक ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि लूथर गुलिक ने जो है दोस्तों ये विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार दिया है। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में
फलती फूलती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तर है रैमजे मेयोर। दोस्तों, नौकरशाही की बढ़ रही शक्तियों और अनुत्तरवादी व्यवहार के कारण कतिपय विद्वानों ने इसकी आलोचना की है और रैमजे मेयोर ने लिखा है कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है और उन्होंने नौकरशाही की तुलना अग्नि से की है, जो एक सेवक के रूप में तो बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, लेकिन जब वह स्वामी बन जाती है तो घातक सिद्ध होती है और सबको जला डालती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदत्त विधायन। देखिए, प्रदत्त विधायन से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है आपको बताना है। तो उत्तर है नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि हुई है प्रदत्त विधायन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिचर्ड स्नाइडर, H.W. ब्रंक, H.J. मार्गेनथाउ और बर्टन स्पेन में से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है? तो उत्तर है H.J. मार्गेनथाउ। दोस्तों, हैंस जे मार्गेनथाउ ने डिसीजन मेकिंग थियरी इस सिद्धांत का समर्थन नहीं किया है और आप जान लीजिए कि हैंस जे मार्गेनथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं और इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स एमंग नेशंस। और आप जान लीजिए दोस्तों, स्नाइडर, ब्रक और सापिन ये निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, गार्नर, पाल जेनेट, लीकाक और बेंटले में से किस राजनीति शास्त्री ने प्रक्रिया यानी प्रोसेस की संकल्पना राजनीति शास्त्र में की है? तो उत्तर है आर्थर बेंटले। दोस्तों, आर्थर बेंटले ने राजनीति विज्ञान में सबसे पहले प्रक्रिया की संकल्पना का उल्लेख अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में किया है और इन्होंने किसी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न समूहों के बीच पारस्परिक अंतरक्रिया को राजनीतिक प्रक्रिया के संचालन का आधार माना है। तो बेंटले ने राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना विकसित की है और इनकी पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉथॉर्न प्रयोगों को किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उत्तर है एल्टन मेयो के। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता को वह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता है। प्रभाव की ये परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर है रॉबर्ट ए डहेल ने दोस्तों प्रभाव को परिभाषित करते हुए कहा है कि प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता को वह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्रमोशन शब्द लिया गया है प्रोमोवर्स से। देखिए, प्रोमोवर्सियर शब्द से लिया गया है प्रमोशन शब्द जिसका अर्थ पदोन्नति होता है और ये मूल रूप से किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, प्रोमोवर्स शब्द दोस्तों लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के पश्चात फ्रेंच भाषा में इस शब्द को लिया गया, उसके बाद इसे अंग्रेजी भाषा में लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता कौन है? तो उत्तर है चेस्टर बर्नार्ड। दोस्तों, चेस्टर बर्नार्ड नेतृत्व यानी लीडरशिप के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है, केस पद्धति किस देश की देन है? तो केस पद्धति ये अमेरिका की देन है और अमेरिकी प्रशासन में केस पद्धति का विकास 1930 के दशक में विशेष परिस्थितियों में प्रशासक द्वारा निर्णय निर्माण करने के लिए हुआ था। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है आपको। देखिए, शास्त्रीय उपागम जो है ये शास्त्रीय उपागम दृष्टिकोण के विचारक हेनरी फेयोल हैं। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम के जो प्रवर्तक हैं F.W. टेलर यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैं। मानवीय संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो इसके प्रतिपादक हैं और व्यवहारवादी उपागम जो है प्रशासनिक क्षेत्र में हर्बर्ट साइमन इसके प्रमुख विचारक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, देखिए, लोक प्रशासन के शुरुआती प्रश्नों में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पोस्ट कार्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा, पोस्ट कार्व का सिद्धांत ये लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और लोक प्रशासन प्रशासन की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया है उसे पोस्ट कार्व कहा जाता है। और आप जान लीजिए कि पोस्ट कार्व शब्द दोस्तों अंग्रेजी भाषा के कितने अक्षरों से? ये 7 अक्षरों से मिलकर बना है। इसमें पी का अर्थ होता है प्लानिंग यानी योजना बनाना,
ओ का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना। एस का अर्थ क्या होता है? स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्यवस्था। और डी का अर्थ होता है दोस्तों डायरेक्टिंग यानी निर्देशन करना। सी का अर्थ यानी CO इसमें है एक शब्द CO का अर्थ होता है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना। और आर का अर्थ रिपोर्टिंग और बी का अर्थ बजटिंग यानी बजट तैयार करना है। अगला प्रश्न है पोस्टकार्य दृष्टिकोण किससे संबंधित है? तो लूथर गुलिक से। और आप देखिए मुख्य प्रशासक, आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुख्य प्रशासक के कार्यकारी कार्यों को पोस्टकार्य के अंतर्गत शामिल किया था किसने? तो ये विचारक हैं लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने दोस्तों मुख्य प्रशासक के कार्यकारी कार्यों को पोस्टकार्य की अवधारणा के अनुसार सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न है लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांतों को पोस्टकार्य शब्द में अभिव्यक्त किया है। इसमें CO का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि लूथर गुलिक द्वारा जो 7 जो है क्षेत्रों में पोस्टकार्य के अंग्रेजी भाषा के 7 अक्षरों से मिलकर बना है। इसमें आप सभी अक्षरों का अर्थ जान लीजिए। P का अर्थ प्लानिंग, O का अर्थ ऑर्गेनाइजिंग, S का अर्थ स्टाफिंग, D का डायरेक्टिंग, CO का कोऑर्डिनेशन, R का बजटिंग और R का रिपोर्टिंग और B का बजटिंग। तो इसमें से CO का अर्थ कोऑर्डिनेशन होता है। अगला प्रश्न है किस विचारक ने पोस्टकार्य दृष्टिकोण की आलोचना की है? तो ये हैं लेविस मेरियम। दोस्तों लेविस मेरियम ने लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्टकार्य दृष्टिकोण की आलोचना की है। अगला प्रश्न है किसने आदेश की एकता यानी जो है यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली के रूप में स्वीकार नहीं किया है? किसने? तो FW टेलर ने। दोस्तों FW टेलर इन्होंने आदेश की एकता को संगठन की कार्यप्रणाली के रूप में स्वीकार नहीं किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन क्या नहीं है? तो याद रखिएगा प्रदत्त विधायन दोस्तों ये प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है। अगला प्रश्न है अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो एल्टन मेयो। और आप जान लीजिए कि अनौपचारिक संगठन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसके प्रतिपादक एल्टन मेयो हैं। और इन लोगों ने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के होथार्न संयंत्र के संबंध में अपने प्रयोग किए थे। और दोस्तों इनको मानव संबंध सिद्धांत का प्रणेता भी कहा जाता है एल्टन मेयो का। अगला प्रश्न सही सुमेलित करना है मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी विचारधारा से संबंधित हैं। बर्नार्ड कोहेन का संबंध निर्णय निर्माण उपागम से है। मार्टन का प्लान दोस्तों सिस्टम थियरी या व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित हैं। और इमाइल बर्ड का सिद्धांत खेल सिद्धांत से है। इमाइल बर्ड का संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है। तो एकल छोर, गप्पे मारना और संभावना ये अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है। दोस्तों अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का कोई क्रम नहीं होता है, लेकिन उनका आधार जो है एकल छोर अवश्य होता है जहाँ पे संचार का प्रेषण होता है। और कई बार ये अनौपचारिक वार्ताएं अफवाहें यानी गप्पे मारने का रूप ले लेती हैं। और इन सभी कठिनाइयों के कारण अंगूर लता प्रणाली जो है ये संगठन में अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। और इस संचार प्रणाली में संभावना ही रहती है, सत्यता नहीं रहती है। अगला प्रश्न है कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये लोक प्रशासन के सिद्धांतों से संबंधित हैं। आदेश की एकता का सिद्धांत हेनरी फेयोल के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र एल उर्विक के द्वारा। और पद सोपान दोस्तों ये मूने के द्वारा ये जो सिद्धांत है इसका विकास किया गया है। आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड सिद्धांत का अर्थ क्या है? तो उत्तर है अपने से ऊपर केवल एक अधिकारी से आदेश प्राप्त करना दोस्तों ये आदेश की एकता कहलाता है। पद सोपान या हायरार्की का अर्थ क्या है? तो उत्तर है उच्च का निम्न पर नियंत्रण। दोस्तों पद सोपान का अर्थ उच्च अधिकारी का निम्न पर नियंत्रण होता है। और इसका आशय पिरामिड शैली से बने एक ऐसे संगठन से है जिसमें उच्चतर से निम्नतर की ओर सत्ता का संचालन बना रहता है। और पद सोपान के अंतर्गत संगठन में सत्ता, आदेश और नियंत्रण क्रमशः
एक स्तर से दूसरे स्तर में गुजरते हुए ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद सोपान की मौलिक विशेषता क्या है? तो उत्तर है आदेश की एकता, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता और उचित माध्यम का सिद्धांत। ये पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, पद सोपान किस पर बल देता है? तो उत्तर है दोस्तों, पद सोपान संगठन की इकाइयों के विभाजन पर, पिरामिडीय संरचना और उत्तरदायित्व नीचे से शीर्ष की ओर जो है इस पर बल देता है। अगला प्रश्न है, विभागीय संगठन के लिए 4P फार्मूला किसने दिया है? तो उत्तर है गुलिक यानी लूथर गुलिक ने। दोस्तों, विभागीय संगठन के लिए 4P फार्मूला जो है ये लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए कि मार्क्स के नौकरशाही के वर्गीकरण का सही अनुक्रम क्या है? तो ये है अभिभावक, जाति, संरक्षण और योग्यता नौकरशाही। ये मार्क्स के नौकरशाही वर्गीकरण का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह उपागम जो राज्य को एक सामाजिक संगठन मानता है? तो देखिए, राजनीतिक आर्थिक उपागम, मानकीय उपागम और तुलनात्मक उपागम ये राज्य को एक सामाजिक संगठन मानता है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए कि एल.डी. व्हाइट ने ओ एंड एम। दोस्तों, ओ एंड एम का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड। तो याद रखिएगा, एल.डी. व्हाइट ने ओ एंड एम को कार्य करने के सभी पहलुओं में सुधार के रूप में परिभाषित किया है। और इसमें किस पर विशेष बल दिया जाता है? तो उत्तर है प्रक्रियाएं एवं संबंध पर बल दिया जाता है। एल.डी. व्हाइट ने जो ओ एंड एम को कार्य करने के पहलुओं के सुधार के रूप में परिभाषित किया है। तो आप जान लीजिए, ओ एंड एम जो है ये अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड से संबंधित है और इसे हिंदी में संगठन और प्रणाली अथवा पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईएएस हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम के घटक क्या हैं? तो उत्तर है बुनियादी प्रशिक्षण यानी फंडामेंटल ट्रेनिंग, पेशेवर प्रशिक्षण और जिला प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोठारी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर पहली बार सिविल सेवा परीक्षा कब आयोजित की गई थी? तो उत्तर है 1979 में। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 1979 में जो है ये कोठारी समिति की रिपोर्ट के आधार पर पहली बार सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, हेनरी फेयोल, एल.डी. व्हाइट, एल.एफ. उर्विक और लूथर गुलिक में से संगठन के सिद्धांतों के विकास से कौन संबंधित नहीं है? तो उत्तर है एल.डी. व्हाइट। दोस्तों, ये लोक प्रशासन के संगठन के सिद्धांतों के विकास से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध या साइंटिफिक मैनेजमेंट में वन बेस्ट वे का अर्थ क्या है? तो उत्तर है कार्य विधियों का मानकीकरण। अगला प्रश्न है दोस्तों, ई गवर्नेंस यानी ई शासन का लक्ष्य सरकार और नागरिकों के बीच पारस्परिक अंतःक्रिया को बनाना है। किस तरह का? अधिक मित्रवत यानी दोस्ताना, सुविधाजनक, पारदर्शी और किफायती। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगठन के 7 सिद्धांत किसके द्वारा निर्धारित किए गए थे? तो उत्तर है लूथर गुलिक और एल उर्विक के द्वारा दोस्तों संगठन के 7 सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। अगला प्रश्न है, संगठन के सिद्धांतों में क्या शामिल हैं? तो पद सोपान, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र और आदेश की एकता ये संगठन के सिद्धांतों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश कौन है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रातिनिधिक नौकरशाही शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? तो डोनाल्ड किंग्सले। दोस्तों, एक विचारक हैं डोनाल्ड किंग्सले, इन्होंने प्रातिनिधिक नौकरशाही शब्द को गढ़ा है। अगला प्रश्न है, नौकरशाह को सत्ताधारी सेवक किसने कहा था? तो रॉबर्ट के मर्टन ने नौकरशाह यानी ब्यूरोक्रेट को सत्ताधारी सेवक कहा है। अगला प्रश्न है, ओ एंड एम किससे संबंधित हैं? तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड यानी संगठन और पद्धति से ओ एंड एम संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था? तो हेनरी फेयोल ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप जान लीजिए कि पद सोपान या हायरार्की के दोषों को दूर करने के लिए पुल व्यवस्था का प्रतिपादन हेनरी फेयोल ने किया था।
अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन को अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो उत्तर है वुड्रो विल्सन को। वुड्रो विल्सन ने दोस्तों 1887 में राजनीति और लोक प्रशासन को अलग अलग विषय क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत करने का कार्य किया है और इनका एक पेपर या लेख प्रकाशित हुआ था, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें उन्होंने राजनीति विज्ञान और प्रशासन को अलग अलग बताया है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के पितामह कौन है? तो वुड्रो विल्सन है। और किसने पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया है? तो याद रखिएगा, मूने एवं रैले ने। दोस्तों, मूने और रैले ने लोक प्रशासन या लोक प्रशासन के अंतर्गत पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया है। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन का संबंध किससे है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। लोक प्रशासन का संबंध राजनीति से है, अर्थशास्त्र से है, मनोविज्ञान से, यानी ये एक अंतर अनुशासनात्मक विषय है। और एक प्रश्न यहाँ पर देखिए, बहुत बार बार पूछा जाता है, इसको मैं देखिए यहाँ पर पहले क्रॉस कर दे रहा हूँ। लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं लोक प्रशासन को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, पब्लिक का अर्थ जो है, अगर जो हम अलग से लेंगे, लोक, पब्लिक का हिंदी लोक होता है, इस शब्द को अगर जो हम अलग से लेंगे तो इसका अर्थ जनता हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ प्रशासन होता है। लेकिन जब हम लोक प्रशासन शब्द के अंतर्गत इसमें लोक शब्द का अर्थ अगर जो हम करेंगे कि लोक प्रशासन के अंतर्गत लोक शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा सरकारी। यानी आप जान लीजिए कि लोक प्रशासन दोस्तों, लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य जो है वो सार्वजनिकता का सूचक है, यानी सार्वजनिक प्रशासन या सरकारी प्रशासन, तो इसको लोक प्रशासन कहते हैं। तो अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ लोक प्रशासन होता है। अगर जो हम पब्लिक को अलग अर्थ में प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ लोक हो जाएगा, यानी जनता। लेकिन जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय के रूप में हम देखेंगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय के रूप में पब्लिक का अर्थ होता है सरकारी या फिर जो है सार्वजनिक प्रशासन। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा, लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1812 में फ्रांस में किया गया था। और दोस्तों 1812 में फ्रेंच लेखक चार्ल्स जीन बेनिन ने 1812 में लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स डी एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक नामक इस विषय की एक पुस्तक लिखी थी और इन्होंने नेपोलियन के शासनकाल में सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशासनिक संहिता का मसौदा तैयार किया था। अगला प्रश्न है, अधिकार क्षेत्र का अभाव, विवेक का अनुचित प्रयोग और प्रक्रिया संबंधी त्रुटि में लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा क्या है? तो ये सभी लोक प्रशासन पर न्यायालय के नियंत्रण की दशा हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक प्रशासन पर न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो देखिए, अधिकारों या सत्ता के दुरुपयोग पर, अधिकार क्षेत्र के अभाव पर, वैधानिक त्रुटि पर, तथ्य संशोधन या जांच में दोष और प्रक्रिया संबंधी दोष, इन सभी आधारों पर जो है लोक प्रशासन पर न्यायालय हस्तक्षेप कर नियंत्रण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवीन लोक प्रशासन के उदय और विकास में कौन सी घटनाएं सहायक हैं? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप जान लीजिए दोस्तों, लोक प्रशासन या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उदय और विकास में सार्वजनिक सेवाओं संबंधी उच्च शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन 1968 और ड्वाइट वाल्डो द्वारा संपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971, ये सभी घटनाएं जो हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विकास में सहायक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1968 का मिन्नो ब्रुक सम्मेलन किससे संबंधित है? तो उत्तर है नवीन लोक प्रशासन से। और आप जान लीजिए कि 1968 के मिन्नो ब्रुक सम्मेलन के बाद लोक प्रशासन के क्षेत्र में भी नवीन विचारों का सूत्रपात हुआ है और इन विचारों को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा दी गई है। और दोस्तों 1971 में फ्रैंक मेरिनी द्वारा संपादित एक पुस्तक नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं मिन्नो ब्रुक परिप्रेक्ष्य के प्रकाशन के साथ ही नवीन लोक प्रशासन को मान्यता प्राप्त हुई है।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई। ये मुद्दे कौन से थे? जान लीजिए कि प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। प्रासंगिकता, मूल्य, समानता और परिवर्तन, ये 4 मुद्दे जिन पर मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन में चर्चा या बहस की गई थी। अगला प्रश्न है, 1968 में संपन्न हुए मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन में 4 मौलिक उद्देश्य क्या स्थापित किए गए थे? तो रिलेवेंस यानी प्रासंगिकता, मान्यताएं या सामाजिक मूल्य, समता यानी समानता और परिवर्तन, ये 1968 में संपन्न मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन में 4 जो है मौलिक उद्देश्य स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, नवीन लोक प्रशासन मुख्य रूप से संबंधित है किससे? तो लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखन से संबंधित है और लोक प्रशासन के शास्त्रीय मूल्यों में दक्षता, मितव्ययिता, उत्पादकता और केंद्रीकरण रहे हैं। वहीं पर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मानववाद, विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, बहुवाद, व्यक्तिक वृद्धि, व्यक्तिक गरिमा आदि का समर्थन किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीकरण के गुणों के बारे में क्या सही नहीं है? तो ये कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, ये केंद्रीकरण के संबंध में सही नहीं है। और आप जान लीजिए, कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति का विकास विकेंद्रीकरण का गुण है, न कि केंद्रीकरण का। और संघात्मक शासन प्रणाली में इस प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। भारत जैसे देश में पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के साथ कार्यपालिका की तीसरी पंक्ति का विकास जो है दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, विकेंद्रीकरण को अपने आप में कौन एक उद्देश्य मानता है? तो उत्तर है मतवादी या सिद्धांतवादी दृष्टिकोण। दोस्तों, ये विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है किसने? तो उत्तर है सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती हुई सर्वसहमति ने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया है। और आधुनिक समय में जो नियंत्रण का क्षेत्र है या नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र है, उसकी समूची धारणा में परिवर्तन हो गया है। प्रशासन में विशेषज्ञों का प्रभाव बढ़ा है, महत्व बढ़ा है, सूचना के क्षेत्र में क्रांति हुई है और प्रशासन में स्वचालन का अधिक प्रयोग इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? तो मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस। याद रखिएगा दोस्तों, मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस दोनों ही विचारक नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो उत्तर है FW टेलर। दोस्तों, इस विचारधारा के प्रतिपादक यानी अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक FW टेलर हैं और उनकी मान्यता है कि काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने पर कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होगा, यानी अधिक पैसा लगाने के लिए या अधिक पैसा कमाने के लिए वे अधिक कार्य करेंगे। और इसी मान्यता के आधार पर उन्होंने विभेदात्मक मूल्य दर पद्धति की अनुशंसा की है। अगला प्रश्न, एक परिभाषा है मनोबल की कि मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है। ये कथन किससे संबंधित है? तो ये LD व्हाइट का कथन है। अगला प्रश्न है, मनोबल एक स्वप्रेरित प्रेरणा है जो लोक सेवकों के दिल और दिमाग में निवास करती है। तो ये परिभाषा चेस्टर बर्नार्ड द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टाफ एजेंसी का सही कार्य क्या है? तो ये मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना स्टाफ एजेंसी का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्ता सहमति मॉडल की रचना किसने की है? तो चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा सत्ता सहमति मॉडल जो है इसका विकास किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हूवर आयोग ने निम्न पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की है। तो आपको बताना है कि हूवर आयोग ने किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की है? तो प्रयोजन पर। अगला प्रश्न है, वह प्रशासकीय अभिकरण जिसके पास कार्य संपादन का एकाधिकार है। तो ये है सूत्र अभिकरण। और दोस्तों, किसका मत है कि आंतरिक संगठन, स्वायत्तता, कार्यों का कार्य पद्धति किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं? तो ये LD व्हाइट का मानना है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम का आधार क्या है? तो उत्तर है आगत यानी इनपुट और निर्गत यानी आउटपुट कार्यों की विश्लेषणात्मक पद्धति है और ये संरचनात्मक कार्यात्मक पद्धति का आधार है।
अगला प्रश्न है, यह कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है कि देखिए हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थक है, ये गलत है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन नहीं करते हैं, मध्य वर्ग से नौकरशाही के ऐसे लोगों के चयन का समर्थन करते हैं जो कि योग्य हैं। और आप जान लीजिए कि ईमानदारी और बुद्धिमत्ता किसी भी राज्य के स्तंभ हैं और हीगल के अनुसार नौकरशाही के लिए ज्ञान और योग्यता की प्रामाणिक आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका किस प्रकार की है? तो उत्तर है सहभागितापूर्ण प्रबंध। और आप जान लीजिए कि भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका विकास संबंधी तथा उन्नति संबंधी कार्यों के लिए विधि एवं व्यवस्था से समन्वित पारंपरिक प्रशासन की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो उत्तर है सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लोक निगम जो है इस प्रकार का प्रशासन सार्वजनिक जवाबदेही के साथ कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण की चेष्टा प्राप्त करने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किसकी सिफारिश के आधार पर हुई है? तो पाल एच एपेलबी रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों 1953 में लोक प्रशासन के प्रबुद्ध अमेरिकी विद्वान जो है पाल एच एपेलबी ने भारतीय लोक सेवा के संदर्भ में अपनी अनुशंसाएं सौंपी और उनकी सिफारिशों के आधार पर 1954 में नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, जिसको IIPA कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई। और IIPA का उद्देश्य दोस्तों भारत में लोक प्रशासन के विधिवत अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और सरकारी कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण देना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाल एपेलबी कहाँ के लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये अमेरिका के। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान यानी IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी? तो पाल एच एपेलबी रिपोर्ट की अनुशंसा पर दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में एपेलबी समिति की स्थापना हुई थी किसमें सुधार करने के लिए? तो भारतीय प्रशासन में सुधार के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम करता है? तो ये जिलाधीश की देखरेख में यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की देखरेख में। अगला प्रश्न है, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी का नियंत्रण होता है। जिले में लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिलाधिकारी का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में कलेक्टर के पद का सृजन किया था। और दोस्तों 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय सिविल सेवा का गठन किया गया और लोक सेवाओं का जो स्वरूप हमें विदेशियों या ब्रिटिश सत्ता से उत्तराधिकार के रूप में मिला था, वो विदेशी शासन की स्वस्थ और प्रशंसनीय व्यवस्थाओं में से एक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कहाँ पर है? तो ये मसूरी उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी उत्तराखंड की स्थापना 1959 में भारतीय प्रशासनिक सेवा ट्रेनिंग स्कूल दिल्ली और भारतीय प्रशासनिक सेवा स्टाफ कॉलेज को मिलाकर की गई थी। अगला प्रश्न है, IAS के लिए भर्ती एजेंसी कौन है? तो ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग। अगला प्रश्न है, प्रशासकीय स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? हैदराबाद में है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नामकरण किस राजनेता के नाम पर किया गया है? तो उत्तर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। और आप जान लीजिए कि 15 सितंबर 1948 को माउंट आबू राजस्थान में राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना की गई है। बाद में इस प्रशिक्षण अकादमी का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर कर दिया गया और 1975 में इसको हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइन एजेंसी का कार्य क्या है?
तो याद रखिएगा लाइन एजेंसी का कार्य कार्यान्वित करना है। और आप जान लीजिए कि मूने और रैले ने सूत्र स्टाफ के संगठन का एक सिद्धांत स्वीकार किया है और लाइन या सूत्र एजेंसी को बिलोबी ने प्राथमिक या क्रियात्मक इकाई कहा है और संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति लाइन एजेंसी का दायित्व है। स्टाफ एजेंसी इनकी सहायक भूमिका का निर्वहन करती है। अगला प्रश्न है बाहर से भर्ती किस प्रकार की भर्ती कहलाती है? तो बाहर से भर्ती प्रत्यक्ष भर्ती या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। एक सिविल सेवक का मुख्य कार्य क्या है? तो उत्तर है कानून को लागू करना। ये दोस्तों सिविल सेवक का मुख्य कार्य है। राजनीतिक कार्यपालिका बजट पास करती है। सिविल सेवक आचरण नियमावली में कोई भी सिविल सेवक सेवा के दौरान न तो राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, न चुनाव लड़ सकता है और सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित होना सिविल सेवक के आचरण संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, जो कि विधि के अनुसार दंडनीय है। अगला प्रश्न है नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और मंत्रिमंडलीय सचिवालय में भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण कौन है? तो ये है केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। ये भारत सरकार के सहायक अभिकरण का उदाहरण है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एम वीरप्पा मोइली दोस्तों द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है भारतीय पुलिस सेवा किस विभाग या मंत्रालय के अधीन है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन है। अगला प्रश्न है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का जो चौथा प्रतिवेदन है ये किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा ये शासन में नैतिकता से संबंधित था। अगला प्रश्न है दोस्तों नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों को नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा किसने दी है? तो लॉर्ड हेवार्ड ने। दोस्तों लॉर्ड हेवार्ड ने 1929 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द न्यू डेस्पोटिज्म में या नवीन तानाशाही में नौकरशाही की बढ़ती हुई शक्तियों को नए प्रकार के अधिनायकवाद की संज्ञा दी है। कुछ प्रमुख संस्थानों के नाम और उनके स्थल जान लेते हैं कि ये संस्थान कहाँ पर स्थित हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी उत्तराखंड में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा गुजरात में, सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में 1954 में स्थापना हुई थी और इसी तरह डाक और तार प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है एक्स और वाई का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उत्तर है डगलस मैकग्रेगर के सामाजिक मनोवैज्ञानिक संबंध सिद्धांत से दोस्तों एक्स और वाई का सिद्धांत संबंधित है। और दोस्तों देखिए ये सिद्धांत द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज में 1960 में प्रतिपादित हुआ था। अगला प्रश्न है निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है, ये कथन किसका है? तो आप जान लीजिए दोस्तों ये रे ए किलियंस का कथन है। अगला प्रश्न है नौकरशाही एक स्वतंत्र अस्तित्व है और समाज चाहे पूंजीवादी हो या समाजवादी वह बनी रहेगी, ये कथन किसका है? तो ये मैक्स वेबर का कथन है। अगला प्रश्न है नौकरशाही के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप में किसने प्रतिपादित किया है? तो मैक्स वेबर ने। दोस्तों मैक्स वेबर ने नौकरशाही को सबसे महत्वपूर्ण ढंग से प्रतिपादित किया है। इन्होंने दोस्तों सत्ता के वर्गीकरण 3 भागों में किया है, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और कानूनी तार्किक सत्ता। और आप जान लीजिए कि कानूनी तार्किक सत्ता के को ही मैक्स वेबर नौकरशाही कहते हैं। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही के अपने सूत्रीकरण को आदर्श प्रकार कहा है। नौकरशाही का सबसे पहले सुव्यवस्थित अध्ययन मैक्स वेबर के द्वारा किया गया था और मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न है मैक्स वेबर, वुडरो विल्सन और साइमन में से किसने नौकरशाही की परिभाषा दी है? तो मैक्स वेबर ने। और देखिए एशेटन समिति प्रतिवेदन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा दोस्तों प्रशिक्षण से संबंधित है एशेटन समिति प्रतिवेदन। अगला प्रश्न देखिए सही सुमेलन करना है। मार्टिन कैप्लान एक विचारक हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित हैं। हैंस जे मार्गेनथाउ रियलिस्टिक थियरी या यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित हैं। जॉर्ज लिस्का ये संतुलन सिद्धांत से और स्नाइडर यानी रिचर्ड स्नाइडर ये निर्णय परक सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत क्या है? तो ये है मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत।
आप जान लीजिए कि 1938 में अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा शब्द का आधुनिक अर्थ प्रस्तुत किया और 1943 में मैस्लो ने अपने एक लेख ए थियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन के द्वारा ये सिद्ध किया कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, अतः उन्हें एक साथ संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा किस विशेषता के लिए की है? तो उत्तर है राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका के लिए दोस्तों मार्क्स ने जो है नौकरशाही की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, भारत के नीति आयोग और रेलवे को प्रमुख तौर पर क्रमशः क्या माना जाएगा? तो उत्तर है दोस्तों, भारत में योजना आयोग और रेलवे को क्रमशः स्टाफ यानी नीति आयोग को स्टाफ अभिकरण और रेलवे को आप जान लीजिए कि सूत्र संस्था माना जा सकता है। और मुख्य कार्यपालिका की सहायता और परामर्श उपलब्ध कराने के संबंध में दो प्रकार के प्रशासनिक अभिकरण कार्य करते हैं, एक तो लाइन एजेंसी और दूसरा स्टाफ एजेंसी। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग तथा रेल मंत्रालय में कौन भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं है? तो याद रखिएगा, रेल मंत्रालय भारत का स्टाफ अभिकरण नहीं बल्कि सूत्र अभिकरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित है? तो उत्तर है लोकायुक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये लोक शिकायतों से संबंधित संस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है, संगठन का आधार क्या नहीं है? तो उत्तर है दोस्तों, संगठन के आधार में अगर जो आप देखेंगे तो इसमें उद्देश्य, प्रक्रिया और व्यक्ति शामिल हैं, योजना इसमें शामिल नहीं है। और हमने पढ़ा है कि सामान्यतः विभागों को संगठित करने के चार मुख्य आधार हैं, एक तो कार्य अथवा उद्देश्य यानी पर्पज, दूसरा है प्रक्रिया यानी प्रोसेस, तीसरा है व्यक्ति यानी पर्सन और चौथा है क्षेत्र या प्रदेश। तो एक तरह से देखा जाए तो विभागों को संगठित करने के चार मुख्य आधार हैं, इसमें योजना शामिल नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लूथर गुलिक ने कहा है कि 4P यानी पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस ये विभागीय संगठन के आधार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तम शासन का सार क्या है? तो उत्तर है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पांसिबल प्रशासन, ये उत्तम शासन या सुशासन का सार है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस संगठन का स्थान लिया है? तो उत्तर है एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार आयोग यानी MRTPC का स्थान भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने लिया है। और आप जान लीजिए, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को निरस्त करके 2003 में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया है। और प्रतिस्पर्धा आयोग उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो विंसेंट डी गोर्ने एक फ्रेंच अर्थशास्त्री थे। इन्होंने सबसे पहले 1746 में 1746 में सबसे पहले इन्होंने नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया था और कहा था कि फ्रांस में एक बीमारी है जो हमें तबाह कर रही है और ये बीमारी ब्यूरोमोनिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो विंसेंट डी गोर्ने ने। और अगला है कि हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही क्या है? तो उत्तर है हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार दोस्तों नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैरेटो, FM मार्क्स, मैक्स वेबर और बेंथम में से किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता या तार्किक विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? तो ये विचारक हैं मैक्स वेबर। दोस्तों, मैक्स वेबर ने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है। उन्होंने नौकरशाही के 3 प्रकार बताए हैं, पारंपरिक प्राधिकार, करिश्माई प्राधिकार और कानूनी तार्किक प्राधिकार। और इसमें जो तीसरा प्राधिकार है या तीसरी सत्ता है, ये विवेकपूर्ण विधिक सत्ता से संबंधित है। और नौकरशाही से संबंधित वेबर की प्रसिद्ध पुस्तक द थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकारी तंत्र या नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में किसने चित्रित किया है? तो मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही के विशिष्ट गुण क्या है? तो विधिक बौद्धिक सत्ता, ये मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही का विशिष्ट गुण है।
अगला प्रश्न है मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता क्या नहीं है? तो उत्तर है दोस्तों श्रम विभाजन और इसके अलावा पद सोपान और निष्पक्षता, ये मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता हैं। इसमें प्रतिबद्धता शामिल नहीं है। और आप जान लीजिए कि वेबर जो है नौकरशाही को तार्किकता और कानूनी आधारित सत्ता कहते हैं। इसमें नियम होते हैं, तटस्थता का पालन किया जाता है और प्रतिबद्धता जो है ये नौकरशाही की विशेषता में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है जब प्रशासन का कार्य नहीं बढ़ता है उस स्थिति में भी उसका आकार बढ़ता जाता है, ये अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो इस अवधारणा के साथ पार्किंसन का नाम जुड़ा है। अगला प्रश्न है नौकरशाही के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो नौकरशाही के संबंध में ये पद सोपान और अनुशासन पर आधारित है। इसमें दोस्तों विवेक का प्रयोग किया जाता है और निश्चितता और सरकारी कार्यों में गुप्तता रखी जाती है, लेकिन इसमें राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं होती है। अगला प्रश्न है नौकरशाही के संबंध में सही कथन क्या है? तो पद सोपान और अनुशासन, विवेक का प्रयोग, निश्चित और सरकारी कार्यों में गुप्तता, ये नौकरशाही के लिए सही हैं। नौकरशाही का लक्षण क्या है? तो अस्थायित्व, तटस्थता और अनामता। नौकरशाही की विशेषता क्या नहीं है? तो दोस्तों नौकरशाही जो है सक्षम और योग्य लोगों का संगठन है, अक्षमता इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई है? तो उत्तर है अमेरिका में। और संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सिविल सर्विसेज है इसकी शुरुआत 1871 में हुई थी। और आप जान लीजिए कि 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में उच्च सरकारी पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा और आज्ञा से होती थीं और नियुक्त नौकरशाहों को किसी भी समय सेवा मुक्त कर दिया जाता था। और आप जान लीजिए कि नौकरशाही की इस लूट प्रणाली को राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न है वह देश कौन है जहां लूट पद्धति के आधार पर लोक सेवा में भर्ती का लंबा इतिहास रहा है? तो ये है अमेरिका। बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण क्या नहीं है? तो लाइन आइटम बजटन प्रणाली ये बजट के प्रबंधन दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों लूट पद्धति का दूसरा नाम क्या है? तो लूट पद्धति को स्पॉइल सिस्टम कहा जाता है और ये संरक्षक नौकरशाही या पैट्रोनेज सिस्टम भी इसको कहा जाता है। नौकरशाह की नियुक्ति का आधार क्या है? तो नौकरशाह की नियुक्ति का आधार दोस्तों ये अस्थायी आधार है और किसी बड़ी संस्था या सरकार के परिचालन के लिए निर्धारित की गई संरचनाओं और नियमों के समग्र रूप में नौकरशाही या अफसरशाही या ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक काज को किस वर्ष ये जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? तो उत्तर है 1964 में। अगला प्रश्न है संथानम समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC की स्थापना कब की गई थी? तो भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है और इसकी स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी। अगला प्रश्न है नौकरशाही का कार्य नहीं है अध्यादेशों की घोषणा करना दोस्तों नौकरशाही के कार्यों में शामिल नहीं है, जबकि कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना, राष्ट्रीय बजट को बनाने में मदद करना और अंतर्राष्ट्रीय संधियों को तैयार करने में मदद करना नौकरशाही का कार्य है। अगला प्रश्न है नौकरशाही क्या है? तो उत्तर है नौकरशाही मध्यवर्गीय सामंतों की कृति है। देखा जाए तो नौकरशाही एक आधुनिक विकास का आयाम है और व्यापक दृष्टिकोण में नौकरशाही एक ऐसी संस्था है जहां कर्मचारियों को अनुभाग, प्रभाग और विभाग आदि श्रेणी श्रृंखला में विभक्त कर दिया जाता है और इसमें प्रशासकीय सत्ता का लक्ष्य व्यापक जनहित में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए सुमेलन करना है। मिचेल्स इसने जनमानस की संकल्पना प्रस्तुत की है, माओ ने लोक युद्ध की संकल्पना, पैरेटो ने अवशेषों की संकल्पना और अरस्तु ने क्रांति की संकल्पना का विकास किया है। अगला प्रश्न एक कथन है कि प्रबंधक जो कुछ भी करता है निर्णयों के द्वारा करता है, ये कथन किसका है? तो ये पीटर ड्रकर का कथन है।
अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में प्रतियोगिता के माध्यम से लोक सेवा में भर्ती कहाँ पर हुई थी? तो चीन में। और वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आप जानते हैं फ्रेडरिक विंसलो टेलर, या टेलर का नाम साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उसको पूर्ण करने की एक प्रक्रिया है। प्रशासन की ये परिभाषा किसने दी है? तो लूथर गुलिक ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय किससे संबद्ध होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि भारत के जनगणना आयुक्त का कार्यालय ये गृह मंत्रालय से संबंधित होता है, और आप जान लीजिए इसका प्रमुख कार्य दशकीय जनगणना करना होता है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं दोस्तों, प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रशिक्षण की विशेषता क्या है? तो तैयारी, अभिविन्यास और ज्ञान, ये प्रशिक्षण की विशेषता है। विटलेवाद का संबंध किससे है? तो उत्तर है, विटलेवाद का संबंध दोस्तों कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की पद्धति से है। और आप जान लीजिए 1917 में जॉन हेनरी विटले ने इंग्लैंड के उद्योगों में कर्मचारियों और प्रबंधकों के मध्य जो विवाद थे उनके समाधान के लिए अपनी रिपोर्ट दी, और इसको उन्होंने इस परिषद के एक प्रबंधकों को, कर्मचारी और प्रबंधकों को मिलाकर एक परिषद या काउंसिल के निर्माण का सुझाव दिया था, जिसको विटले परिषद कहा जाता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, ये परिषद कर्मचारियों की समस्याओं और विवाद के कारण इसके समाधान का प्रयास करती है, और इस मॉडल को कुछ अन्य देशों के द्वारा भी अपनाया गया है। अगला प्रश्न, और लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो अंतिम प्रश्न है, डिसीजन मेकिंग या निर्णय निर्माण के संदर्भ में सेटिस्फाइंग का उल्लेख किसने किया था? तो उत्तर है दोस्तों हर्बर्ट साइमन ने। और आप जान लीजिए कि डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सेटिस्फाइसिंग यानी दोस्तों इस शब्द का प्रयोग जो है हर्बर्ट साइमन ने किया था। सीमित तार्किकता के आधार पर साइमन तुष्टीकरण की अवधारणा विकसित करते हैं। चूंकि पूर्ण तर्क संगतता असंभव है, इसलिए कार्यकारी एक अच्छे चयन से संतुष्ट होता है। तो सही उत्तर है, डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में सेटिस्फाइसिंग का उल्लेख दोस्तों जो है हर्बर्ट साइमन के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धांत एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नेट जेआरएफ और विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लोक प्रशासन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।